अभी रिसेंटली यासिर नवाज ने उनका इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि उस वक्त तुम्हें कैसा लगा था जब तुम्हारे साथ सबने बॉयकॉट कर दिया था, तुम्हारे साथ कोई बात नहीं कर रहा था, सभी तुम्हारे खिलाफ बोल रहे थे, तो तुम्हें क्या लग रहा था कि अब तुम्हारा कैरियर किस तरफ जा रहा है, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो इसका जवाब उन्होंने, अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेजबान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत जबरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत जबरदस्त किस्म की खबरें, और इनमें से कोई एक भी ऐसी खबर नहीं है जो कि फजूल हो। इन खबरों में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मैं आपको दावे से बात कह रहा हूं। और आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है, मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना। सबसे पहले मैं एक ऐसी खबर के बारे में बात करूंगा जिस पर मैं ये कहता हूं कि अगर आपके बच्चे हैं तो आपको ये वीडियो लाजमी देखना चाहिए और ये खबर भी लाजमी सुननी चाहिए। बात मैं कर रहा हूं पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और साबका मॉडल सुनीता मार्शल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि सुनीता मार्शल की जिंदगी में जब भी कोई अप्स एंड डाउन आए, मतलब अहमद के बारे में यानी कि अपने शोहर के बारे में जब भी उन्होंने कोई ऐसी बात की और इनके दरमियान कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई, तो हमेशा मैंने इनके हक में आवाज उठाई और मैंने कहा कि मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी बातें हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। और उसके बाद जब नादिर अली ने इनके मजहब को लेकर, क्योंकि ये क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, और इनके मजहब को लेकर कुछ ऐसी बातें की जिस पर कंट्रोवर्सी बनी, तब भी मैंने सुनीता मार्शल का साथ दिया। लेकिन अब की बार सुनीता मार्शल ने ऐसी बातें की हैं जिससे मैं ये समझता हूं कि नस्लों को बर्बाद कर देने वाली बात है। क्योंकि इनके अपने बच्चे 12 से 13 साल के हैं, इनकी बेटी और बेटा 12 से 13 साल के हैं, और ये ऐसी बातें कर रही हैं जिन्हें सुनने के बाद यकीन जाने कि मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा कि सुनीता मार्शल इतनी सुलझी समझदार एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पूरा माशरा जमाना देखा हुआ है और शोबिज इंडस्ट्री में रहते हुए देखा है। तो ये कोई आम औरतों वाली बात नहीं, मतलब आम औरतों वाली जिंदगी नहीं है। इन्होंने हर तरह के लोगों को देखा हुआ है, बहुत करीब से देखा हुआ है। तो ये ऐसी बात कैसे कर सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, इनके जो हस्बैंड हैं हसन अहमद, वो मुसलमान है, और इनकी जो सुनीता मार्शल है वो एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, और इनकी जिंदगी बड़ी मजेदार गुजरी है। लेकिन अभी निदा यासिर के शो में ये आई हैं और इन्होंने एक ऐसी बात की है जिसे सुनने के बाद यूं लगता है कि यार, और बड़ा ब्लेंडर मार दिया इन्होंने। इन्होंने कहा कि आजकल के बच्चों को देखते हुए मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ। भाई, 12 और 13 साल का मेरा हाल है इनका बेटा या बेटी होगा, दोनों इतनी एज के होंगे। और इन्होंने कहा कि आजकल ये बात नॉर्मल है कि अगर बेटी का कोई बॉयफ्रेंड हो, मतलब बेटे की कोई गर्लफ्रेंड हो, और बहुत सारे जो शौहर हैं वो इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, एडमिट नहीं करते, बीवियों की बात सुनते नहीं है, बहुत गुस्सा करते हैं, इस बात पर लड़ने पर उतर आते हैं। लेकिन मैं अपने शौहर मतलब हसन अहमद, जो कि एक मुसलमान फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और उनके बच्चे भी मुसलमान हैं, वो क्रिश्चियन नहीं हुए, और इन दोनों के दरमियान ये मुआहदा हुआ था कि बच्चे जो होंगे हमारे वो मुसलमान होंगे। अब ये कहती हैं कि मैंने हसन को ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, और हसन बड़े अच्छे से ये बात समझते भी हैं कि आजकल बच्चे चाहे छोटे ही हों, उनका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, मतलब लड़कियों का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है और लड़के की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, और इस उम्र में वो डेट पर भी जा सकते हैं, डेटिंग भी एक दूसरे को कर सकते हैं। सुनीता कहती हैं कि मैं नहीं जानती कि मेरे बच्चों का अभी कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं अपने शोहर के कान में ये बात डालती रहती हूँ, उनके मिजाज को ये बात समझाने की कोशिश करती रहती हूँ कि भाई ये सब कुछ आम है, नॉर्मल बात है कि इस उम्र में भी बच्चों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। मैं हसन के कानों में ये बात डालती हूँ कि हाँ भाई, इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड एट दिस एज। बीवियों को चाहिए आहिस्ता आहिस्ता प्यार से उनको ये बात समझाती रहे ताकि उनके कान में ये बात जाती रहे। अब ये बातें जब मैंने सुनी तो आप मुझे ये बताएं, क्या मुझे ये बातें अच्छी लग सकती हैं, या आप सुन रहे हैं तो अगर आपके बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, 10-12 साल के, 13 साल के, तो आपको कैसा लग रहा है ये सुनकर। आप लोगों ने ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है, क्योंकि मुझे सुनने के बाद यकीन करें बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं अतीका ओडो के बारे में, जो कि पाकिस्तान की काफी सीनियर अदाकार हैं। टीवी और फिल्म्स दोनों में बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया, काफी शोहरत पाई, लेकिन आजकल ये सस्ती शोहरत के चक्कर में, यानी कि वायरल होने के लिए बहुत ही बोल्ड किस्म के स्टेटमेंट दे रही हैं, और उन स्टेटमेंट्स को देखकर लोग कहते हैं कि ये क्या कर रही हैं। भाई, लोगों को गुस्सा आ रहा है और उनके स्टेटमेंट्स देखने के बाद, सुनने के बाद उनकी आंखें पटी की पटी रह
रही हैं, क्योंकि आजकल इनको समझ ही नहीं आ रही, ना तो अपनी उम्र का ख्याल, ना इनको अपनी सीनियरिटी का ख्याल। एक खबर तो मैंने आपको कल परसों की वीडियो में दी, और उसके बाद इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसे सुनने के बाद ना लोगों को बहुत गुस्सा आया है। आजकल इनको एक शो मिला हुआ है जिसका नाम है क्या ड्रामा है। ये वहां पर बैठकर ड्रामों पर नहीं बल्कि लोगों की पर्सनल लाइफ पर और ऐसे वाकयात सुनाने लगी हैं, और ऐसे बोल्ड किस्म के वाकयात सुनाने लगी हैं भाई, उसे सुनने के बाद ना आपकी आंखें यकीनन फटी की फटी रह जाएंगी। ये टीवी पर बैठकर कह रही थी कि भाई ये जो अरेंज मैरिज है ना, ये मुझे समझ में नहीं आती, ये अजीब सा रिवाज है कि भाई एक लड़की जो सारी जिंदगी घर में रहती है, किसी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, और अचानक से उसकी सुहाग रात आ जाती है और वो एक अनजान बंदे के साथ सुहाग रात मनाती है। आप ये जरा गौर से सुने कि वो अनजान बंदे के साथ पहली बार मिलती है और पहली बार मिलने पर वो सुहाग रात मनाती है। और मुझे बहुत सारी ऐसी लड़कियां मिलती हैं जिनकी अरेंज मैरिज होती है, और मैं उनसे पूछती हूँ कि तुम्हारी अरेंज मैरिज थी? हाँ। और वो बताती है कि मेरी सुहाग रात, और फिर सुहाग रात पर वो ऐसे किस्से सुनाती है। मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, ये वो कहती हैं कि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि एक लड़की पहली बार किसी से मिली है, पहली रात को मिली है, और वो उसके साथ सब कुछ कर रही है। लड़कियां लड़कों से मिल नहीं सकती, फिर एक अरेंज मैरिज हो जाती है, और फिर सडनली एक रात आती है, शादी की रात जो होती है, जहाँ पे उसने सब कुछ, अपना दिल दिमाग जिस्म सब कुछ देना होता है इस आदमी को। आई डोंट नो, मैंने अक्सर लोगों से पूछा है जिनके अरेंज मैरिजेस में कि भाई वो शादी की रात पे आप लोगों को क्या तासुर थे। अब जब इनका अरेंज मैरिज और सुहाग रात के हवाले से ये स्टेटमेंट वायरल हुआ जो कि बहुत ही बोल्ड था, उसके बाद लोगों को बहुत गुस्सा आया, और लोगों ने कहा कि आपकी तो 3 लव मैरिज हुई थी, क्यों नाकाम हुई? आपने तो लव मैरिज की थी, आपने तो देखभाल कर समझ कर शादियां की, और वो सारी की सारी नाकाम हो गई। और कुछ लोगों ने कहा कि अब हमें समझ आई कि आप एक बार जब नशे की हालत में पकड़ी गई थी और आप कह रही थी कि मैं नशे में नहीं थी, मेरा कैरियर तबाह कर दिया गया, मुझ पर इल्जाम लगाया गया, तो अब समझ में आती है कि आप वाकई नशे में होती हैं, आपको बिल्कुल समझ नहीं आती। लोगों ने ऐसा भी लिखा, और कुछ लोगों ने कहा कि पैमरा कहाँ सो रहा है, पैमरा को इस औरत को बैन कर देना चाहिए। मतलब ये मजहब के हवाले से ये बात कर रही है, क्योंकि इस्लाम एक बहुत ही प्यारा मजहब है। अब लोगों ने ये सारी बातें लिखी है कि इस्लाम एक बहुत प्यारा मजहब है, और इसमें जो रूल्स हैं वो बहुत ही अच्छे और पायदार है, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बहुत अच्छे रूल्स हैं। अब बात यह है कि किसी को समझने के लिए करना क्या पड़ता है, किसी ना महरम से, किसी एक गैर शख्स से मिलना पड़ता है। मिलने के बाद आप उससे रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बनाने के बाद मिलते मिलते पहले सलाम दुआ फिर गले, और आपको पता है शोबिज़ इंडस्ट्री में गले लगाना, एक दूसरे को प्यार करना नॉर्मल सी बात है। मतलब शोहर साथ खड़ा होता है, एक प्रोड्यूसर आता है, कस के जप्फी मारता है, पप्पी भी करता है, और हस्बैंड को बड़ा अच्छा लगता है, यार वो प्रोड्यूसर तुम्हारे साथ तो बड़ा अच्छा है, हाँ? और इसी तरह से ये सब कुछ चल रहा होता है, इनको बिल्कुल बुरा नहीं लगता। और मुझे इस तरह के स्टेटमेंट सुनने के बाद मुझे जवाब देना पड़ता है, और जब मैं इस तरह का जवाब देता हूं तो लोग कहते हैं कि यार इन पर बात ही क्यों करते हो। अगर मैं भी इन पर बात नहीं करूंगा, देखिए मेरा ताल्लुक सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों से है, मुझे इन्हीं लोगों के साथ मिलना होता है, लेकिन जब मैं इस तरह के स्टेटमेंट सुनता हूं और मुझे उस पर बोलना पड़ता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई यार नाराज हो जाएगी, फलां नाराज हो जाएगा, डायरेक्टर नाराज हो जाएगा। भाई भले होते रहे, लेकिन जब बात आती है कि मजहब के रूल्स को कोई चैलेंज करता है और नाउज़ुबिल्लाह कहता है कि ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, तो मुझे उसको आईना दिखाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क क्या है। लव मैरिज में क्या होता है कि आप पहले मिलते रहते हैं, डेटे मारते हैं, अपने आप को सलीलो ख्वार करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आप मिलते 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 एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं, तस्वीरें लगाने लग जाते हैं, और एकदम से ब्रेकअप होता है, और फिर आप पूरे माशरे में बदनाम हो जाते हैं। ये बात मेरी समझ से बाहर है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं फिरोज खान के बारे में, जो कि पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े ड्रामों में काम किया, जैसे कि खुदा और मोहब्बत, इश्क किया। अलीज़ा सुल्तान जो कि इनकी एक्स वाइफ है, उनकी डाइवोर्स के बाद बहुत बड़ा तमाशा बना, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, और उस कंट्रोवर्सी में अदालत में भी तमाशे लगे, क्योंकि इन पर इल्जाम था कि ये डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, अपनी बीवी पर तशद्दुद करते हैं, और उस दौरान ये अपने बच्चों से भी दूर रहे, और उसके साथ साथ इनके साथ काम करने वाले वो लोग जो इनको हमेशा सेल्फियां बनाकर स्टेटस लगाते थे, सेल्फियों के साथ साथ इनके साथ डिनर लंच घूमना फिरना, इनके घर आना जाना, बहुत सारे लोग सामने ऐसे आए कि ये कहते हैं कि वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त था। अब हुआ क्या, मैं आपको ये बताता हूँ। जब इन पर ये इल्जामात लगे तो बहुत सारे फनकार सामने आए जिन्होंने इनका बाइकआउट किया।
अब उस दौरान ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत चला था, वो सुपर हिट रहा। उसके साथ साथ इकरा अजीज के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। इकरा अजीज जो कि इनके साथ काम करने के बाद इनकी बड़ी तारीफें किया करती थी और कहती थी कि फिरोज अपनी वाइफ की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, और मैं तो जेलस हो जाती हूँ कि यार इतना ख्याल रखने वाला बंदा। मतलब जब इनकी वाइफ सेट पर आती थी तो एकदम काम छोड़ देते थे, खड़े हो जाते थे उसको बिठाने के लिए, अच्छी जगह हो, मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वो इकरा अजीज कहती हैं कि सावल यार पिया ड्रामा जो इनके साथ आने वाला है, उसमें अगर फिरोज खान होंगे तो मैं काम नहीं करूंगी। लेकिन वक्त फिर बदला, उन्होंने देखा कि इकरा अजीज को उस ड्रामे से निकाल दिया गया और इकरा अजीज की जगह आज के दौर की सबसे सुपर हिट एक्ट्रेस दुरे फिशा को कास्ट कर लिया गया। मतलब फिरोज वहीं रहे और इकरा अजीज को वहां से काट दिया गया, मतलब निकाल दिया गया। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि एमन, मिनाल खान, उशना शाह, मरियम नफीस, इसके अलावा बेशुमार अदाकारों ने इनका बायकॉट किया। अभी रिसेंटली यासिर नवाज ने उनका इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि उस वक्त तुम्हें कैसा लगा था जब तुम्हारे साथ सबने बायकॉट कर दिया था, तुम्हारे साथ कोई बात नहीं कर रहा था, सभी तुम्हारे खिलाफ बोल रहे थे, तो तुम्हें क्या लग रहा था कि अब तुम्हारा कैरियर किस तरफ जा रहा है, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? तो इसका जवाब उन्होंने बड़ा अच्छा दिया, लेकिन मैं ये बात एक और भी इस पर करना चाहूंगा आगे चलकर। इसका जवाब इन्होंने बड़ा जबरदस्त दिया। इन्होंने कहा कि रिस्क का राज़िक अल्लाह है, रिस्क अल्लाह ने देना, एक्ट्रेस ने नहीं देना। और उस वक्त ये जो वक्त मेरी जिंदगी में आया मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्यों? उस वक्त मुझे तकलीफ हो रही थी, मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन उस वक्त में बहुत सारे लोगों के असली चेहरे सामने लाए। उस वक्त की वजह से मैंने बहुत सारे लोगों को पहचाना। उस वक्त की वजह से मुझे पता चला कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरे साथ खड़ा हो सकता है और कौन नहीं खड़ा हो सकता। ये सारी बातें उन्होंने की, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी बताऊं, मुझे ना इन एक्टर्स की एक बात समझ में नहीं आती। अपने मतलब की जगह पर इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू देने के बाद वहां पर इनसे अलीजे के हवाले से या फिर मतलब उस वक्त के हवाले से बात हो रही हो, और जितना भी मतलब जिसके खिलाफ बात हो रही हो, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा आजी में इनका इंटरव्यू कर ले और उस इंटरव्यू के दौरान कोई सवाल कर ले तो इनको बहुत बुरा लगता है। बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज होती है, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुझे लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप अपने किसी मतलब की जगह पर इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर आप खामोश हो जाते हैं, और किसी और ने आपका इंटरव्यू किया हो और उस दौरान कोई ऐसी बातें हो रही हो तो आप कहते हैं कि उसको काट दें। ये बातें बड़ी अजीब सी हैं। बहरहाल ये मैं आपको बाद में किसी दिन बताऊंगा कि ये क्या मामला है और मैं किस पे ये बात कर रहा हूँ। मुझे एक बात समझ में ये जरूर आती है कि जब इंसान की जिंदगी पर मुश्किल वक्त आता है तो मैं ये समझता हूं कि अल्लाह की करम नवाजी होती है, क्योंकि उस मुश्किल वक्त में सामने आते हैं लोग, बहुत सारे लोग सामने आते हैं। मतलब ऐसे सामने आते हैं, यार ये तो मेरा दोस्त था, यार इसके साथ तो मेरी बड़ी अच्छी यारी थी, क्योंकि उस वक्त में आपके साथ उठने बैठने वाले और आप पर जान निशावर करने वाले लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और जिंदगी का वो बंदा, वाहिद बंदा जिस पर आप आंखें बंद कर अपनी जान कुर्बान करते थे, मतलब समझते हैं कि यार अगर जिंदगी में मेरी जान की भी जरूरत, इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती चीज उसकी जिंदगी होती है। ये हकीकत है। जिंदा रहेगा तो दौलत, पैसा, शोहरत, ये वो किसी चीज काम आएगी कोई चीज, लेकिन अगर आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या है? मतलब वो अपनी जान तक उस पर वारने के लिए तैयार होता है और वही शख्स आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। और वही चीजें जब आपके सामने आती हैं तो उसके बाद आप किसी पर एतबार नहीं कर सकते, यकीन नहीं कर सकते। और वो मुश्किल वक्त गुजर जाने के बाद आपको लगता है कि ये तो अल्लाह ने बड़ा अच्छा काम किया, मेरे पर तो इस तरह की छाप, मोहर, सब कुछ लगा था, सब मिट गया, बहुत अच्छा किया। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं कि यासिर नवाज और इनकी भी एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, लेकिन समझ नहीं आती कि ये कैसे एकदम साथ इकट्ठे बैठ गए। हो सकता है कि ये दोनों एक बार फिर से कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हों या फिर कोई काम करने वाले हैं, जिसकी वजह से यासिर नवाज ने सेट के ऊपर अचानक से इनका इंटरव्यू कर लिया। अब मैं आपको बताऊं कि अलीजे शाह जो हमारी एक्ट्रेस है, उनके बारे में यासिर नवाज ने बोला था कि यार वो बहुत बदतमीज है, उनके साथ काम नहीं करना चाहिए, बहुत बोल्ड है, और इस तरह की बातें की थी यासिर नवाज ने। इसके जवाब में यासिर नवाज को फिरोज खान ने ये कहा था कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि पूरे का पूरा खानदान इस इंडस्ट्री में अपने पंजे गाड़ कर बैठा हुआ है और खूब पैसे कमा रहे हैं, और एक ऐसी लड़की जो कि अपनी मेहनत के बलबूते पर आई और मजदूरी करना चाह रही है, अपना पैसा कमाना चाह रही है, तो भाई
उसको कमाने दो, जिस अंदाज से भी वो कमा रही है उस पर क्यों भोंकते हो। मतलब फिरोज खान ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे और बड़े वही ड्रामा अंदाज में, जिस तरह से उन्होंने खानी और जितने ड्रामे किए हैं वही अंदाज था, इसी तरह से उन्होंने यासिर नवाज को जवाब दिया था। और बाद में यासिर नवाज ने खैर इस पर एक्सक्यूज भी कर ली थी और कहा था कि मुझे डायरेक्ट उसका नाम नहीं लेना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था कि वो बदतमीज है या जो भी है। तो लेकिन अब समझ नहीं आई कि इन दोनों की सुलह कैसे होगी, क्योंकि सुलह तो बड़ी मुश्किल से होती है। बहरहाल हो गई है। इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है? क्या आपकी जिंदगी में भी मुश्किल वक्त आया और मुश्किल वक्त के बाद आपको लगा कि ये वक्त बहुत अच्छे के लिए आया था? इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करेंगे इकरारुल हसन की पहली बीवी कुरतुल लैन के बारे में। उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया अपने बच्चे के हवाले से, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा। आप सबको पता है कि इकरारुल हसन की ये पहली वाइफ है और इन्हीं में से इनका एक बच्चा है जिसका नाम है पहलाज। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जितने बड़े लोग हैं ये अपने बच्चों के हवाले से बहुत परेशान है। इनको बहुत आजकल परेशानी है अपने बच्चों के हवाले से कि बच्चों को ये नहीं कहना, बच्चों को वो नहीं कहना, बच्चों को ये नहीं कहना। बच्चे बगावत पर उतर आते हैं, बच्चे ऐसे हो जाते हैं, मतलब बहुत फिक्र करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, जैसे मैंने पहले आपको सुनीता मार्शल का स्टेटमेंट बताया, इसी तरह से कुछ कुरतुल लैन ने भी कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि शायद कुछ लोगों को ठीक लगेंगी और कुछ लोगों को बुरी लगेंगी। अब मैं आपको ये पहले बताता चलूं कि कुरतुल लैन पाकिस्तानी न्यूज एंकर थी। बड़ा इन्होंने अच्छा काम शाम किया। ये कपड़ों का एक बहुत बड़ा ब्रांड भी चला रही हैं और उसके साथ साथ ये पाकिस्तान के टॉप के स्कूल लाहौर ग्रामर स्कूल में उर्दू डिपार्टमेंट की हेड है। मतलब ये अपनी जिंदगी बड़ी जबरदस्त गुजार रही हैं। और उसके साथ साथ इकरार से 2005 में इनकी शादी हुई। इकरार के इकलौते बेटे पहलाज की ये असल वाली वालदा है। अपनी सोतन यानी कि इकरार हसन की तीसरी बीवी अरूसा खान के पॉडकास्ट में आई और वहां पर ये बच्चों के हवाले से बात कर रही थी और इन्होंने कहा कि पहलाज अब बड़ा हो रहा है तो मैं पहलाज पर नजर बहुत रखती हूँ। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं नजर बहुत रखती हूँ। उसकी सारी एक्टिविटीज के बारे में मुझे पता होता है, उसके दोस्तों के बारे में मुझे पता होता है। जब वो कहीं जा रहा होता है तो मैंने कुछ लोगों की ड्यूटीज भी लगाई होती हैं कि उस पर नजर रखो, उसको देखते रहो। और उसके साथ साथ मैं उसके दोस्तों के नंबर, उनकी वालदा के नंबर, मतलब जहां भी वो कहीं जाता है तो मैं हर चीज पर नजर रखती हूँ। वो ट्रैवल भी अब अकेले कर लेते, मैं बहुत ही स्मार्टली उस पर नजर रखती हूँ। मतलब जासूस भी छोड़े होते हैं, उनके दोस्तों से भी पूछती रहती हूँ, उनकी माओ से भी बात करती रहती हूँ, हर तरह से मैंने नजर रखी होती है। लेकिन मैंने कभी भी अपने बच्चे का लैपटॉप, टैबलेट, फोन कभी चेक नहीं किया। और मैं इसलिए ये चेक नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चों को गुस्सा आता है। मुझे डर लगता है कि कहीं ये बगावत पर ना हो पाए, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे बच्चे को बुरा ना लग जाए, मुझे ये डर लगता है कि कहीं मेरे बच्चे को ऐसा ना लगे कि मेरी माँ मुझ पर यकीन नहीं करती। अब ये स्टेटमेंट था। अब कुछ लोगों को ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए कि बच्चे को प्राइवेसी देनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये ट्रैवल भी अकेले करता है तो मैं इसको मतलब खुद मुख्तार बनाना चाहती हूँ क्योंकि इसने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना है, मेहनत करनी है, अकेले निकलना है, आना जाना है। मैं ये समझती हूँ कि बच्चे पर नजर भी रखनी चाहिए, उसकी एक्टिविटीज को भी देखना चाहिए, लेकिन उसके लैपटॉप या फिर उसके मोबाइल को चेक नहीं करना चाहिए। अब ये बातें सुनकर बहुत सारे लोगों को लगा कि आप जो जिस तरह से ये कह रही हैं कि बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं, बच्चों को बहुत बुरा लगने लग जाता है, बच्चे बगावत पर उतर आते हैं, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। कुछ लोगों को यूं लग रहा है कि अपने बच्चों के मोबाइल्स, मैंने बहुत सारे ऐसे घराने देखे हैं जहां पर छोटी छोटी बच्चियों ने अपने पासवर्ड लगाए हुए और माँ बाप को वो पासवर्ड्स नहीं पता। ठीक है, माँ बाप अपने बच्चों के मोबाइल्स नहीं चेक कर सकते, नहीं करने चाहिए। मुझे लगता है कि ये इस्लामी मुआशरा है और हम मुसलमान होने के नाते अपने बच्चों पर इस तरह से भी नजर रखें कि हमारे बच्चे अपने मोबाइल पर क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। और अगर आप उनका मोबाइल उठा लें तो आपको उनका पासवर्ड पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल में व्हाट्सएप पर वो किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं बात कर रहे हैं, फेसबुक पर किस तरह की एक्टिविटीज हैं। और इन सारी चीजों को हो सकता है कि आपने अपने साथ कनेक्ट किया हो, जो भी वो खोलते हो आपको उनका आप लैपटॉप ना चेक करते हो, लेकिन आपको अपने लैपटॉप पर हर चीज शो हो रही हो क्योंकि आपने खुद ही कहा कि मैं स्मार्टली इन चीजों को देखती हूँ। तो ऑब्वियसली आपने ये सब कुछ किया होगा। लेकिन टीवी पर बैठकर इस तरह के स्टेटमेंट देना कि यार अपने बच्चों पर नजर रखें, सारा कुछ करें, लेकिन उनके मोबाइल, लैपटॉप और इन चीजों को चेक ना करें,
और आज के इस दौर में मैं बैलाश ये बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपने सभी की तरह लगता है और आपने सभी को भी देखा हुआ है। तो मुझे यूँ लगता है कि यार मैं उसको इस तरह देखता हूँ कि यार बहुत प्यारा बच्चा है, अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, कामयाबियाँ अता फरमाए, लेकिन नज़र रखना, लैपटॉप, मोबाइल और इन चीज़ों पे देखना, मेरी नज़र में ऐसा है कि बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में, जो फ़ितने का दौर चल रहा है, उस दौर में मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है, वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको लगता है कि बच्चों के मोबाइल्स देखने चाहिए, लैपटॉप्स चेक करने चाहिए या बिल्कुल उनको छोड़ देना चाहिए कि बस ये देखना चाहिए किस दोस्त से मिलता है, किस दोस्त से नहीं मिलता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। सिर्फ ये नजर रखनी चाहिए। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं सादिया इमाम के बारे में। आजकल उनके रोने धोने की बहुत सारी वीडियो सामने आ रही हैं। ऐसा क्यों है, आखिर उनकी जिंदगी में क्या हो गया जिसकी वजह से वो बहुत सैड सॉन्ग लगाकर या म्यूजिक लगाकर अक्सर रोते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं, और इसके पीछे आखिर रीजन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि सादिया इमाम 90s के दौर की टॉप की एक्ट्रेस, मतलब हर एक सुपरहिट ड्रामे में नजर आ रही होती थी। पीटीवी के सुपरहिट ड्रामों में काम करते हुए हंसमुख मुस्कुराती, मैंने इनके साथ काम किया, काफी सारे ड्रामों में काम किया, इनके साथ भी, इनकी बहन के साथ भी कराची में। और ये पिंडी वालों का बड़ा ख्याल भी करती हैं क्योंकि ये खुद पिंडी से हैं। तो बड़ी हंसमुख और बहुत ख्याल रखना। और मुझे अच्छे से याद है कि एक दफा हम सीवीयू पर कोई रिकॉर्डिंग कर रहे थे और सर्दियों के दिन थे, तो चूंकि पाकिस्तान इस्लामाबाद में बहुत ठंड होती है, मैं कराची गया हुआ था, तो कराची की ठंड मुझे ठंड नहीं लग रही थी। तो मुझे कहती हैं कि तुमने क्यों नहीं जैकेट पहनी हुई, जैकेट लाओ इसकी। मैंने कहा जैकेट मैं लाया ही नहीं क्योंकि मुझे सर्दी नहीं लग रही। मैंने कहा नहीं नहीं जैकेट लाओ यार, वो गाड़ी से जैकेट ले आओ। और इस तरह मतलब बहुत ख्याल रखने वाली। अब मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर वो हँसती मुस्कुराती हर वक़्त, मतलब वो लोगों को भी हँसाने वाली। आजकल उनकी वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हो रही हैं जिसमें वो दुखी गाने लगाकर रोते हुए नज़र आ रही हैं। और वो सभी जानते हैं कि वो पाकिस्तान में अपनी बेटी के साथ यहाँ पे रहती हैं और इनके जो हस्बैंड हैं वो आई थिंक जर्मनी में होते हैं। तो जब इनकी ये वीडियोज़ वायरल हुई तो लोगों ने बड़ा दुःख का इज़हार किया। लोग बड़े शॉक हुए, परेशान हुए कि यार ये क्या वजह है? क्यों सादिया इमाम इतनी हँसमुख औरत जो है वो इस तरह से रो रही हैं? आखिर क्या वजह है? लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दिया, लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब लोगों को कुछ अपने तौर पर अंदाज़े हुए तो लोगों ने नीचे लिखना शुरू कर दिया, कहीं आपके हस्बैंड के साथ नाचाकी तो नहीं पैदा हो, कहीं आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ तो नहीं दिया, कहीं आपके हस्बैंड के साथ आपकी लड़ाई तो नहीं हो गई। अब इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि यार ये एक्ट्रेस जितनी भी होती हैं, ये एक्ट्रेस जितने होते हैं, ये पब्लिसिटी स्टंट खेलते रहते हैं, कहीं ना कहीं वायरल होने के लिए, कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। अब ये 50-50 थे। मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो के थ्रू पता चल सके सादिया इमाम के साथ क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। मुझे इंस्टा पर काफी लोगों ने लिख कर भेजा। अब पर्सनली तो कॉल करके पता किया जा सकता है कि सादिया इमाम आपको क्या हुआ है, लेकिन वो बात नहीं रहेगी। कोशिश करूंगा कि अगर उनसे बात हो जाए तो उनसे पूछ कर आप लोगों को बता दूं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि सादिया इमाम को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अल्लाह ताला उन पर रहम करम फरमाए और उनके लिए आसानियां फरमाए। मुझे लगता है कि यार जब जिंदगी में ना हस्बैंड पास नहीं होता और अपने बच्चों को आप खुद पाल रहे होते हैं और हस्बैंड आपसे दूर होता है, तो फिर जो है वो कभी कभी ऐसा फेज आता है जब आप बड़े दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और आपको लगता है कि आप जो है बिल्कुल अकेले हैं, आपका कोई नहीं है। बहरहाल इस बारे में अब आप लोग अपनी राय भी दीजिएगा कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा फेज आता है जब आप अकेले से दुखी सा गाना ला के सो रहे हो और आप रो रहे हो और साथ में आप वीडियोस भी बना रहे हो और बाद में आपको अपनी वीडियोस भी बड़ी मजेदार लग रही हो। आपको भी ऐसा आता है दौर आपकी जिंदगी में? बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ वो बात करते हैं रजब भट्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रजब भट्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर है और इस वक्त पाकिस्तान में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा पैसा भी वही कमा रहे हैं और अक्सर वो कोई ना कोई किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में घिरे ही रहते हैं। रजब भट्ट की बहन गजल जवाद की 2 माह की आयत ज़ाहरा जो बेटी है उसका हकीका था। अब हकीका जो है वो आपको पता है कि एक सुन्नत है। इस्लाम की रवायात के मुताबिक जो भी अकीका करता है उसको बहुत अजर मिलता है बच्चे के लिए, उसकी हिफाजत के लिए बहुत सारे इसके फवायद हैं, चीज़ें हैं जब आप अकीका करते हैं। लेकिन इसी अकीके पर
इन्होंने एक तहसीन सकीना नामी जो वो हैं कवाल हैं, उनको बुलाया और वहां पर उनसे कवालियां गवाई। और कवालियों के दौरान ओए होए 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 जो इन्होंने पैसा लुटाया, जो इन्होंने पैसा लुटाया, उफ, उस पैसे को देखकर भाई लोगों ने इन पर इतनी तनकीद की, इतना बुरा भला कहा। देखें, एक तरफ आप हकीकत करें जो कि सुन्नत है, ठीक है, और सुन्नत है तो आपने सुन्नत का मतलब क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया, जो आगे सहाबा इकराम ने उस तरीके को जो लेकर चले हैं, उसमें कहा था कि आप कवाली वाले को बुलाएंगे और साथ झूमेंगे और साथ यूं पैसे। ये लोगों ने कहा कि ये जो वो नदौलते होते हैं, जो रास्ते में एकदम जिनके पास पैसा आ जाता है, वो ये हरकतें करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यार इनके यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो इनकी ईद हो जाती है, क्योंकि उस पर कंटेंट बन सकता है, उसी कंटेंट से ये लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया कमा लेते हैं। और कुछ लोगों ने कहा ये बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है। कुछ लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल बेकार आदमी है, जिसको ये समझ ही नहीं है कि भाई मेरा कैलिबर क्या है, मुझे दुनिया को क्या दिखाना है, मुझे क्या करना है, मैं ये पैसा लुटा लुटा कर। और कुछ लोगों ने कहा ये सब फेक होता है, इनकी पहले से डील होती है कि इतना पैसा लुटाएंगे लेकिन इतना आपको जाएगा नहीं, क्योंकि आपके साथ हमारी डील हो चुकी है कि हम आपको 5 लाख रुपया देंगे। अब जितना हम लुटाएंगे, वो चाहे 40 लाख है, 30 लाख है, और वहां पर जितने लोग आते हैं वो लुटाते हैं, वो सारी की सारी गजब बट की अपनी दिहाड़ ले। अब ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये भी एक तरीका कार होता है। देखिए वहां पर अब उसी हकीके पर आपको पता है टिकटॉक पे सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले मिस्टर पतलू भी मौजूद थे, और उन्होंने वहां पर खूब पैसा लुटाया। अब ये सारी डील होती है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये डील होती है, और इस डील से उनको अच्छा खासा फायदा होता है। एक यूट्यूब से कमा लिया, दूसरा अकीके पे जो पैसा लुटाया, जितने दोस्तों ने लुटाया, वो सारी एक डील है कि भाई 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आपको दे देंगे हम, ये जो आप सिंगिंग कर रही हैं या कवालियां कर रही हैं, ये जो भी कर रही हैं, इस पर आपको हम इतने पैसे दे देंगे, और उसके बाद जो है ये जितना पैसा होगा ये हम 50-50 कर लेंगे, या इतना मेरा होगा। अब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि यार ये इस तरह का ये हकीका होता है? मतलब लोगों को एहसास कमतरी का शिकार बना रहे हैं, लोगों को पागल कर रहे हैं, इतना पैसा, ओए होए होए, जो बटन देखो कितना पैसा लुटाया। ये सारे मामला देखे आपने, इनको देखते हुए आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। बहरहाल ये सारी खबरें मैंने आप सबके सामने रख दी, और मैंने आपको शुरू में कहा था कि इनमें से कोई भी ऐसी फजूल खबर नहीं होगी। यकीनन इनमें से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपने सुनी था मार्शल, कुरतुल्लैन, उसके बाद सादिया इमाम, रजब भट्ट, और बाकी सारे लोगों के बारे में भी आपने ये खबरें सुनी। अब आप लोगों ने मुझे बताना है इन सारी खबरों के बारे में कि आप लोगों को क्या लगता है, ये सब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये ठीक है, गलत है। हर एक खबर के बारे में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा बेबी आ गया बीरू, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हंस रहा है। तो मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।